चलो गाइज, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते और वो है 194H। अब ये बहुत सिंपल सेक्शन है। देखो, दिस इज अबाउट कमीशन एंड ब्रोकरेज। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं, जैसे कि आशीष, अब मैं क्या किया कि मुझे एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेस करना है या फिर घर परचेस करना है। या देखो, आप हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई नई सिटी में पढ़ने के लिए रहने जा रहे हो, है ना। तो रहने के लिए आपको जगह चाहिए, हॉस्टल्स चाहिए, या फिर आप कोई फ्लैट ढूंढते हो, 3-4 दोस्त फ्रेंड्स मिलके फ्लैट्स ढूंढते हो। तो फ्लैट्स ऐसे ही आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या करते हो, कोई ब्रोकर के पास जाते हो ना, और वो ब्रोकर को बोलते हो कि देखो भाई, हम ये शहर में नए रहने आए, तो हमको है ना, तो कोई फ्लैट चाहिए स्टूडेंट के हिसाब से। तो फिर ब्रोकर बोलता है कि मेरा ब्रोकरेज है इतना इतना %, तो अगर आप देने के लिए तैयार है तो मैं आपको फ्लैट्स दिखाता हूं एरिया में, जो भी एरिया में आपको रहना। तो ये जो ब्रोकरेज चार्जेस कमीशन आपसे कलेक्ट कर है ना, क्या बोलते हैं, कमीशन बोलेंगे उसको, कमीशन है उसका। या कोई आपने देखा होगा कि आपके पापा मम्मी कोई लैंड को सेल करते, बिल्डिंग को सेल करते, तो ब्रोकर को बुलाते, अपन उनको कमीशन देते। तो ये जो कमीशन पे, हम कमीशन जो हम पे कर रहे हैं किसको, ब्रोकर को, उसके ऊपर टीडीएस काटना है। ओके, तो ये जो कमीशन मैं वो ब्रोकर को पे करूंगा, उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। और वो कितने % से टीडीएस काटना पड़ेगा, 5% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके सर, क्या इसके लिए कोई लिमिट है, मतलब इतने अमाउंट के ऊपर गया तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा? यस, बिल्कुल लिमिट है। तो वहां पे दिया है गाइस, अगर ये ब्रोकरेज 15,000 के ऊपर गया साल भर में ये ब्रोकरेज अगर 15,000 के ऊपर गया तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अरे बात को समझे ना। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, सर देखो, अब हम तो स्टूडेंट है ना, हम तो कितने जगह रह के आए और हमने ब्रोकर से फ्लैट परचेस किया या फ्लैट रेंट पे लिया, हमने तो कभी टीडीएस नहीं काटा, है ना। आपके दिमाग में आया होगा ऐसी बात। यस, आपने टीडीएस बिल्कुल नहीं काटा, मुझे मालूम है। सर क्यों नहीं काटा फिर हम लोगों ने? हमने तो काटना चाहिए था ना, जो आप सेक्शन बता रहे हो उस सेक्शन के हिसाब से। नहीं, उन्होंने क्या बोला, देखो ये तो हार्डशिप हो जाएगी ना यार, आप स्टूडेंट लोग हो, या फिर मान के चलो आपकी वाइफ हाउस वाइफ है और वो उन्होंने कोई ब्रोकर को पैसा दिया, कमीशन कमीशन पे करने के लिए पैसा दिया, तो उसके ऊपर टीडीएस काटना, तो टैन नंबर निकालना पड़ेगा, पैन के साथ टैन निकाल के रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्वार्टरली, एंड ये सब कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। स्टूडेंट मतलब आप पढ़ाई करेंगे या ये सब काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला, देखो देखो आपके लिए एक हम छूट देते। तो हमने बोला क्या छूट सर? तो गवर्नमेंट ने बोला, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, या फिर आप अगर प्रोफेशनल पर्सन हो और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ऊपर है, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप ऑडिट में हो, है ना। हमने देखा है ऊपर भी 194A में देखा, फिर 194C में भी देखा, ऊपर देखे हम सेक्शन में। तो अभी उन्होंने एक चेंज कर दिया, छोटा सा चेंज है क्लॉज में, तो वहां पे भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप ऑडिट में, बेसिकली उन्होंने वर्ड 44A भी यहां पे यूज ना करते हुए अभी क्या यूज किया, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए के ऊपर है, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट ग्रॉस रिसिप्ट इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख के ऊपर है, और टर्नओवर अगर आपका बिजनेस है और टर्नओवर अगर 1 करोड़ के ऊपर है, तो फिर इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर इंडिविजुअल, लेकिन ये 1 करोड़ और 50 लाख किसके लिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, ये कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई इनके लिए नहीं। मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी को कमीशन दे रही है ना, मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम किसी को, और वो कमीशन का अमाउंट अगर 15,000 रुपए से ऊपर चले गया, तो आपको मतलब पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरीली टीडीएस काटना है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल देखते तो आपको फटाफट समझ में आएगा। देखो, आई टेक एन एग्जांपल्स। ओके, लेट्स सी। देख, मान के चलो ये है आशीष, ओके, और मैं स्टूडेंट हूं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, चलो मैं आपको वैसे बताता हूं। देखो, मैं कोई स्टूडेंट हूं और मैंने, तो देखो अब कुछ एग्जांपल लेके समझते अपन। लेट्स सी कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, या पहले इंडिविजुअल का एग्जांपल लेते। ओके, लेट्स से दिस इज आशीष, और
मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट हूं मान के चलो, ओके। तो स्टूडेंट लाइफ में मेरा कोई बिजनेस नहीं, मतलब मेरा टर्नओवर जो है वो ऑफ कोर्स 0 है, मतलब 1 करोड़ से कम है। अब मैं कोई एजेंट जो है वो एजेंट को पकड़ा था और उससे मेरे रहने के लिए मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया, ओके। और उसके बदले में वो एजेंट को मैंने कमीशन पे किया। इट्स से ये कमीशन की वैल्यू, मतलब जो कमीशन अमाउंट मैंने पे किया वो 40,000 रुपीज किया। तो क्या बताओ, अब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती है अगर ये जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर किसी पर्सन का लास्ट ईयर में 1 करोड़ रुपीज से ऊपर है। अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है टर्नओवर, या फिर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट, अगर वो प्रोफेशनल है और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख रुपए से ऊपर है, तो ही इनको टीडीएस काटने की जरूरत है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते। नाउ यही आशीष अब सीए बन गए, है ना, ये सीए बन गए। सीए बनने के बाद अब इन्होंने क्या किया, ऑफिस डालना इनको, तो ऑफिस के लिए कोई प्रीमाइसेस सर्च किया। अब प्रीमाइसेस सर्च करते समय वही अगेन एजेंट को पकड़ा। एजेंट ने उनको एक प्रीमाइसेस, बहुत अच्छा प्राइम लोकेशन में एक प्रीमाइसेस रेंट के लिए अवेलेबल करके दिया, और उसके बदले में आशीष ने उसको कमीशन पे किया। कमीशन, ये कमीशन अगेन था 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज कमीशन था ना। अब ये जो आशीष है इसका लास्ट ईयर का, चूंकि ये सीए है मतलब प्रोफेशनल है, हम ग्रॉस रिसिप्ट देखेंगे। अगर इसकी ग्रॉस रिसिप्ट मान के चलो 60 लाख से, मतलब लास्ट ईयर में 50 लाख से ऊपर है, तो फिर आशीष को ये जो एजेंट है, इस एजेंट का टीडीएस अब काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। क्यों गाइस? क्योंकि एक पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हुई दैट ही इज इंडिविजुअल और उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर चले गया, और दूसरा ये जो कमीशन का अमाउंट है ये भी 15,000 के ऊपर चले गया, इसलिए ये एजेंट का हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। अरे बात को समझे? यस सर। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते। यही आशीष अब सीए है, ओके, और उसने पहला ऑफिस खरीदा एजेंट 1 से, जिसका नाम है, चलो अपन नाम से लेते, एक एजेंट है, कौन है? मिस्टर काला, है ना, काला है, मिस्टर काला है। वो एजेंट से हमने एक अच्छी सी जगह रेंट पे ली और उसको कमीशन पे किया। लेट से कमीशन जो उसको पे किया इस बार हमने वो 14,000, 14,000, 40 नहीं 14,000 पे, ओके। फिर हमारा ये ऑफिस छोटा पड़ने लगा, तो हमने और दूसरा ऑफिस रेंट पे लेने के लिए सोचा, लेकिन इस बार हमने दूसरे एजेंट को पकड़ा। क्या नाम है उसका? मिस्टर गोरा, है ना, एक काला हो गया, अब दूसरा गोरा एजेंट। अब गोरा एजेंट को पकड़ा हमने और इसने हमसे कमीशन लिया, लेट से 10,000 रुपए, ओके। तो दोनों प्रीमाइसेस हमने एक काला एजेंट से रेंट पे लिया और एक गोरा एजेंट से। अब सवाल ये उठा, देखो हमारा लेट से लास्ट ईयर का आशीष का ग्रॉस रिसिप्ट है वही 60 लाख। तो देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि इसकी ग्रॉस रिसिप्ट जो 50 लाख से ऊपर जा रही, और अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसा पता चलेगा कि जो कमीशन है ये कमीशन 24,000 इस साल में हमने पे किया, है ना। कमीशन कितना पे किया? टोटल 24,000, पूरे साल भर का देखना है आपको, है ना। ये 15,000 का जो लिमिट है आपका, ये पूरे साल भर का है। तो हमने तो भाई 24,000 पे किया, तो अब क्या अब ये काला और गोरा दोनों का टीडीएस हमें काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो, दोनों का टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। गाइस ध्यान दो, ये जो आप टीडीएस के लिए 15,000 की लिमिट देखते हो ना, ये एजेंट वाइज आपको देखना है, एजेंट वाइज, क्योंकि टीडीएस भी तो एजेंट वाइज काटना है आपको। तो अगर ये लिमिट इंडिविजुअल लिमिट वाइज एजेंट वाइज अगर 15,000 से ऊपर जाता है तो ही आपको टीडीएस काटना है। कमीशन का वैल्यू अगर एजेंट वाइज 15,000 से ऊपर जाता है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं काटना है। अरे समझा? मतलब यहां पे दोनों केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अरे बात को समझे? यस सर। अगर ये आशीष की जगह पार्टनरशिप फर्म होती या कोई कंपनी होती या एओपी बीओआई कोई भी होता, और ये अगर एजेंट को कमीशन दे रही है, कमीशन का अमाउंट दे रहा है, और ये कमीशन का अमाउंट 15,000 से ऊपर है ना, इफ इट इज मोर देन 15,000 ना,
इक्वल टू 15,000 नहीं, मोर देन 15,000, तो भले ही क्यों ना ये पार्टनरशिप का टर्नओवर, इसका टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, सिर्फ 1 लाख है, सिर्फ 5 लाख है, सिर्फ 8 लाख है, कितना भी हो, फिर भी ये पार्टनरशिप कंपनी, इनको टीडीएस काटना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये जो 1 करोड़ और 50 लाख का है लिमिट, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। हाँ? पहले यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ था, मैंने लिखा भी उस सेक्शन में ऊपर, अगर आप देखेंगे 44 AB में। लेकिन क्या होने लगा कि कुछ लोग ऐसे थे गाइस, मान के चलो, जैसे हमको मालूम है 44 AD सेक्शन है हमारा, याद है 44 AD में ऑडिट तब करना कंपलसरी है, अगर आप 44 AD में आपका रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको ऑडिट तब करना है जब 2 करोड़ रुपए से ऊपर आपकी रिसिप्ट चली जाए। ओके, तो अब कुछ लोग ऐसे जो इंडिविजुअल मान के चलो रिटर्न तो 44 AD में भरते हैं, और उनका टर्नओवर है 1.5 लाख, ध्यान से सुनो, उनका टर्न 1.5 लाख, 1.5 करोड़, सॉरी लाख नहीं, 1.5 करोड़ उनका टर्नओवर। ओके, ध्यान से सुनो, तो अगर लेट्स यहां पे लिखते अपन, कोई एक इंडिविजुअल है, उसका टर्नओवर कितना है, उसका टर्नओवर है लास्ट ईयर का 1.5 CR, और वो 44 AD में रिटर्न डाल रहा है, 44 AD में, तो 44 AD में रिटर्न डाल रहा है, तो हमें मालूम है कि पर्सन अगर 44 AD में रिटर्न डाल रहा है, भले उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, वो फिर भी उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब तक, अप टू 2 करोड़। अगर 2 करोड़ के ऊपर उसका टर्नओवर चले गया तो कंपलसरी ऑडिट करना, बट यहां उसका टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़, तो यहां उसको ऑडिट करने की तो जरूरत नहीं है, बट यहां वो टीडीएस उसको काटना पड़ेगा, टीडीएस लायबल टू डिडक्ट टीडीएस तो उसे काटना पड़ेगा, क्योंकि उसका टर्नओवर कितने से ऊपर चले गया, 1 करोड़ से ऊपर चले गया, इसलिए उसको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा। अरे समझे? तो बस इतने पॉइंट के साथ हमको फटाफट समझना है। देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स, कौन लोग है ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स? देखो, ऑल द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, मतलब कंपनी, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, इनको तो कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं, लेकिन नीचे दिया देखो, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड कब, ओनली इफ द लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और बिजनेस की ग्रॉस रिसिप्ट, है ना, इन केस ऑफ बिजनेस, और ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। तो अगर प्रोफेशनल बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर वहां से रिसिप्ट लास्ट ईयर की इज मोर देन 50 लाख, है ना, एग्जैक्ट 50 लाख है, नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, मोर देन 50 लाख देन ओनली इट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। कौन काटेगा? कैटेगरी ऑफ पेई, है ना, मतलब एनी पर्सन आएगा, कोई भी पर्सन हो, सामने वाला पर्सन, मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो या सामने वाली पर्सन की बात चल रही, पेई, हम पेयर है, हम पैसा दे रहे, हम टीडीएस काटेंगे, वी आर पेयर। पेई कौन होना चाहिए? एजेंट हो सकता है, कमीशन एजेंट के फॉर्म में वो इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप, कोई भी हो, उसको नहीं, हमें देखना है कि जो काटने वाला है उसका टर्नओवर देखना है आपको। हम पेयर है, लायबल टू डिडक्ट, मतलब हम कौन है? पेयर, हमें ये पेयर के लिए देखना है। ओके, तो ब्रोकरेज इंक्लूड्स any payment received or receivable directly or indirectly by a person acting on the behalf of another person for the services rendered not being professional service। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग है, कमीशन प्रोफेशनल सर्विस के लिए नहीं दिया जाता, और फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स और इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द असेट, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। मतलब क्या? नॉट बीइंग सिक्योरिटीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, नॉट बीइंग सिक्योरिटी। जो आप लोग देखो शेयर्स परचेस करते हो, याद है आपको, या आपने सुना होगा ऐसे कि ब्रोकर्स रहते हैं, जैसे ये मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, आपने सुना होगा, राइट? तो इन लोगों को जो ब्रोकरेज या कमीशन आप पे करते हो उसके ऊपर टीडीएस नहीं, ध्यान दो, उसके ऊपर, दिस इज नेगेटिव क्लॉज, तो ये ध्यान दो, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी परचेस के लिए, मतलब शेयर्स के लिए जो भी आप ब्रोकरेज या कमीशन पे करते हो, लिख लो, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग्स, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी अगर ब्रोकर के थ्रू परचेस कर रहे हो और उसको कमीशन दे रहे हो, तो आपको यू आर लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस। और उसमें बता दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और अगर वो प्रोफेशनल है तो फिर 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाए। एक छोटा सा और एक्सेप्शन है, कमीशन ब्रोकरेज पेएबल बाय बीएसएनएल और एमटीएनएल टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज।
तो ये BSNL और MTNL है, इनके फ्रेंचाइजी वाले ऑफिस रहते हैं ना, कॉल फ्रेंचाइजी वाले ऑफिस रहते हैं। तो ये BSNL MTNL गवर्नमेंट के ढाबे, ये अगर अपने ऑफिसेस ऑफिशियल लोगों को कोई ब्रोकरेज कमीशन दे रहे हैं तो उनके ऊपर उनको TDS काटने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट के लोग BSNL MTNL। ओके, कितना परसेंट काटना है? 5%। नो TDS अगर एग्रीगेट पेमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 15,000, मतलब ये उल्टा है, अगर 15,000 से ऊपर गया तो फिर TDS काटना कमीशन, ये फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर पूरा, और 1% को एंड सिंगल पर्सन लिख लो। ओके, टाइम ऑफ डिडक्शन अगेन वही, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ डिपॉजिट टेबल A 7th डे आपको मालूम है। क्वार्टरली स्टेटमेंट 26Q में सामने वाले को पता चलना चाहिए। एंड TDS जो ब्रोकर है उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न TDS का रिटर्न डालेंगे और उसके बाद फॉर्म नंबर 16A देंगे, उसको बोलेंगे देख भाई हमने इतना इतना पेमेंट किया और उसके ऊपर इतना इतना TDS काट, इसको पता चल जाएगा, उसका भी टाइम लिमिट C में हम देखते हैं। और इस केस में फॉर्म नंबर 13 अप्लीकेबल है, AO को देगा अगर, देखो एप्लीकेशन इन फॉर्म 13 शॉल बी मेड टू AO, द सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म शॉल बी इश्यूड बाय। तो अगर वो बोलेगा कि देखो भाई मेरी इनकम जो बहुत कम है, तो AO को सर्टिफिकेट देगा, AO को एप्लीकेशन देगा और फिर AO सर्टिफिकेट देगा कि इसका TDS मत काटो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसकी इनकम वैसे ही बहुत कम है, तो TDS काट के और कोई प्रॉब्लम मत करो उसको। ठीक, सो वेरी सिंपल। 194H हमने एक कमीशन, दो कमीशन ऑलरेडी देख ले, कौन कौन से, एक देखो एक इंश्योरेंस कमीशन वाला 194D में देखा, राइट, 194D। दूसरा देखा 194G लॉटरी वाला, याद है आपको, लॉटरी। और ये तीसरा, 3 कमीशन हो गए 194H। ओके, 194D, 194G एंड 194H, ऐसे 3 कमीशन हमने देखे, राइट, सिंपल। देन 194I रेंट, देखो ध्यान दो, 194I रेंट पे, पहले समझा देता हूं क्या है। देखो, अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, वही क्लॉज है, अगर अदर देन इंडिविजुअल HUF किसी को रेंट पे कर रहे, अब रेंट क्या क्या चीज के लिए पे हो सकता है मुझे बताओ। रेंट जैसे ये लेट से कोई पर्सन है, एनी पर्सन, है ना, और ये रेंट पे कर रहा है, तो रेंट किस किस के लिए हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सेक्शन में, या फिर फर्नीचर, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, है ना, इसके लिए रेंट पे कर सकते, राइट। ये 3 चीजों के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इमूवेबल। एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, मैंने किसी से प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली, रेंट पे ली, और उसके लिए मैं रेंट पे कर रहा हूं। या फिर मैंने फर्नीचर रेंट पे ले सकता हूं, तो बहुत बार आप देखते होंगे शादी वादी में फर्नीचर रेंट पे लेते, तो उसके ऊपर मैं रेंटल इनकम, सामने वाली की रेंटल इनकम है, मैं उसको पे कर रहा हूं। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सर्कस वगैरह रहते या पार्किंग स्लॉट्स रहते हैं, इसके लिए जगह किराए पे ली जाती है और फिर उनको रेंट पे करना पड़ता है, राइट। तो ये जो रेंट मैं पे कर रहा हूं, देखो पेयर काटता है, मैं हमेशा बताता हूं पेयर TDS काटता है, क्योंकि इनकम सामने वाले की, जिसकी इनकम है उसका TDS काटना है, क्योंकि वही तो टैक्स भरेगा, जिसकी इनकम है वही टैक्स भरेगा, तो उसका TDS में काट रहा हूं। ओके, तो देख अब क्या बोलता है, ये अगर प्लांट एंड मशीनरी मैंने किराए पे ली है, तो मैं जब रेंट पे करूंगा तो मुझे TDS काटना एट द रेट ऑफ 2%। मुझे TDS कितने परसेंट से काटना है, 2%। अगर मैंने फर्नीचर या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी लिए, दोनों केस में रेट है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां 2 रेट्स है गाइस, 2% एंड 10%, ध्यान रखो, यहां 2 रेट्स। ओके, चल अगेन क्लॉज वही है, अगर ये पर्सन इंडिविजुअल या HUF है, मतलब किराए पे लेने वाला, जैसे मैं लेने वाला हूं, अगर ये पर्सन इंडिविजुअल HUF है और उसका टर्नओवर लास्ट ईयर अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, या फिर उसका प्रोफेशन है और उसका ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 50 लाख से ऊपर है लास्ट ईयर में, तो ही TDS काटना है, अदरवाइज TDS नहीं काटना। एग्जांपल मैं सिंपल दू, जैसे मेरी वाइफ है ना, मिसेस आशीष, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, हाउस वाइफ है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली। अब उसका जब प्रॉपर्टी का पेमेंट, मतलब रेंट का पेमेंट वो करेंगे, वो प्रॉपर्टी के रेंट का पेमेंट करेंगे, तो उनको TDS काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका कोई बिजनेस ही नहीं, राइट, उनका कोई बिजनेस नहीं है, मतलब क्योंकि उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट
1 करोड़ या 50 लाख उससे कम है तो उनको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये इंडिविजुअल और एचयूएफ की जगह कोई और होता था, लेट्स से कंपनी होती थी, तो फिर ये टर्नओवर आपको देखने की जरूरत नहीं, कंपलसरीली टीडीएस आपको काटना है। ओके, तो देखो वहां पे लिखा है, फिर उसकी लिमिट्स देखेंगे। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स, मतलब ये कौन है? पेयर, जो पे करता है। ऑल द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए देखो वही क्लॉज। अरे आया समझ में? पेई कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो, लेकिन ये पेई क्या होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ पेमेंट, क्या क्या पेमेंट करना है देखो। रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लीज और सबलीज। देखो दोनों को क्लॉज समझाता हूं। लीज मतलब क्या? कि जैसे मैंने बोला कि मैंने कोई पर्सन से एक जगह रेंट पे ली, दैट इज लीज क्लॉज, डायरेक्ट लीज क्लॉज। अब क्या हुआ देखो, अब दूसरा केस में लेते कि वो पर्सन कौन है? मिस्टर अरुण। अरुण से मैंने लीज पे लिया, तो जब भी मैं पेमेंट अरुण को करूंगा तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, बट अब देखो अरुण ने क्या किया, अरुण ने वो लैंड पहले आपको किराए पे दिया, पहले आपको किराए पे दिया, और फिर आपने वो लैंड मुझे किराए पे दिया। दिस इज कॉल्ड एज सबलीज। तो अरुण गिव्स दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और लैंड ऑन रेंट टू यू फर्स्ट, ऑन लीज टू यू, एंड देन यू सबलीज दैट प्रॉपर्टी टू मी। तो सवाल ये उठा गाइज, क्या आप वो प्रॉपर्टी के ओनर हो? तो आपने बोला नहीं साहब हम तो नहीं है। तो सवाल ये उठा कि मैं जब आपको रेंट, मैं तो आपको रेंट का पेमेंट करूंगा, मैं अरुण को थोड़ी ना करूंगा, मुझे अरुण कौन है मालूम ही नहीं, मैं तो आपको रेंट का पेमेंट करूंगा क्योंकि आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट है। तो सवाल ये उठा था, क्या अब मुझे आपका टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज यस। यहां ओनरशिप का कोई लफड़ा नहीं, आपकी इनकम हो रही, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा अगर मैं वो पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर आपको रेंट पे कर रहा हूं, और वो अमाउंट है 2,40,000 ईयर का, 2,40,000 के ऊपर मैं अगर आपको पेमेंट कर रहा हूं रेंट का, अपन देखेंगे, तो फिर मुझे आपका टीडीएस काटना पड़ेगा। देखो सबलीज, टेनेंसी और अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ, क्या क्या यूज करे देखो, सेपरेटली और टुगेदर, है ना, मतलब लैंड सेपरेटली या लैंड प्लस बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। देखो लैंड, बिल्डिंग, लैंड अपरटेनेंट देयर टू, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, by whether or not all of the above are owned by the pay, whether or not मतलब वो उसने ओन्ड किए हैं या नहीं किए, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आपका वो, आप यू आर नॉट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी बट स्टिल आई हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे 2%, और लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपरटेनेंट देयर टू इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10%, ये सब पे 10%। सिर्फ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट पे कितना है गाइस? 2% का टीडीएस। अरे समझ में आया? यस। अब देखो इंपॉर्टेंट, कब टीडीएस नहीं काटना है? अगर आपका ये जो रेंट है, जो रेंट मैं पे कर रहा हूं वो अरुण को, पहले एग्जांपल में मैं जो रेंट पे कर रहा हूं अरुण को, या दूसरे एग्जांपल में मैं जो रेंट आपको पे कर रहा हूं वो अगर 2,40,000 रुपए से कम है, तो फिर मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। इफ इट इज लेस देन 2,40,000। सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं बोला क्या? तो स्टूडेंट बोले देखो सर ये आशीष है, राइट, और आशीष ने क्या किया, कोई फर्नीचर किराए पे लिया, फर्नीचर, और वो फर्नीचर पे मैंने रेंट पे किया लेट से 80,000 रुपीज का, दिस इज रेंट पे किया मैंने। फिर मैंने क्या किया, तो प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली, उस पे 1,00,000 रुपए का रेंट मैंने पे किया, और मैंने बिल्डिंग भी किराए पे ली, और वो बिल्डिंग पे लेट्स से मैंने अगेन 80,000 का रेंट पे, है ना, और ये तीनों रेंट मैंने एक ही पर्सन को पे किए जिसका नाम है नयन। ये नयन से मैंने क्या किया, नयन से मैंने एक फर्नीचर परचेस किया गाइस, रेंट पे लिया फर्नीचर, और उसके लिए मैं उसको 80,000 रुपीज दे रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए मैं 1,00,000 रुपए रेंट दे रहा हूं, और बिल्डिंग भी उसी से लिए 80,000 रुपीज रेंट, है ना। दिस इज पर एनम, ऑल आर पर एनम ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें 2,40,000 पर एनम देख। अब सवाल ये उठा, सर देखो अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो तीनों 2,40,000 से कम है ना, तीनों का रेंट जो है साल भर का 2,40,000 से कम है। बट अगर आप कलेक्टिवली करोगे, अगर आप कलेक्टिवली मतलब इसकी टोटल करोगे तो कितनी होती है देखो, 2,60,000। तो सवाल ये उठा कि क्या अब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा नयन का, क्योंकि देखो एक ही पर्सन से सब कुछ परचेस किया, रेंट पे लिया,
द आंसर इज यस, मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला है, लेकिन देखो मैंने क्या बताया था आपको कि मैं जिस पर्सन से रेंट पे ले रहा हूं वो अगर सिंगल पर्सन है, वो अगर एक ही पर्सन है और उससे मैंने ये अलग अलग सब चीजें रेंट पे ली है, तो आपको ये कलेक्ट करना, उसका क्लबिंग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या ये 2,40,000 से ऊपर गया। अगर अब ये 2,40,000 से ऊपर गया तो मुझे प्लांट मशीनरी पे एट द रेट ऑफ 2% काटना पड़ेगा, इस पे 10% और इस पे 10% काटना पड़ेगा। अरे समझ में आया? बट मान के चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं इसी में लू कि अब ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर मैंने अंकित से लेके रखा है रेंट पे। अंकित, फर्नीचर मैंने अंकित से लिया, बट प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग जो ये नयन से ली, ये नयन से ली। तो अब बताओ क्या मुझे अब टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो। देखो इनका कलेक्टिवली टोटल तो 2,40,000 से ऊपर जा रहा है, मैंने जो पूरा रेंट पे लेके रखा है वो सबका 2,40,000 के ऊपर तो जा रहा है, बट एक पर्सन से ये नहीं लिया, अलग अलग पर्सन से। तो जो आपको लिमिट जो 2,40,000 की देखना है वो उसके एंगल से देखना है, पेई के एंगल से देखना है, पेई के एंगल से। और वो पेई का जो अमाउंट है वो 2,40,000 के ऊपर ना अंकित का जा रहा है ना ही नयन का जा रहा है। नयन के केस में अब 1,80,000 हो गया, तो फिर दोनों केस में मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अरे पेयर के एंगल से नहीं देखना है, पेई के एंगल से आपको लिमिट देखना है, और असेट वाइज भी आपको नहीं देखना। अरे समझ में? मतलब असेट तो आपने लिया तो पूरे के पूरे, अगर एक बंदे से लिया तो आपको सबको क्लब करके देखना पड़ेगा। ओके, तो देखो आपने नो टीडीएस हैज टू बी डन वेयर द पेमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 2,40,000, मतलब एग्जैक्ट 2,40,000 है तो भी टीडीएस नहीं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। If the share of each co-owner of the property is definite and ascertainable, the limit 2,40,000 will be applicable to each co-owner separately। मतलब क्या? देखो ये भी समझा देता हूं। लेट्स से कि मैंने, आशीष ने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली, और वो प्रॉपर्टी किससे ली? वो प्रॉपर्टी एक ही है, देखो ये प्रॉपर्टी एक ही है, बट इसके दो ओनर है, को ओनरशिप में ये प्रॉपर्टी। तो इसकी एक ओनर है सीता और एक ओनर है गीता, एक ओनर है सीता और एक ओनर है गीता। अब ये मैंने तो पूरे प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाया ये को ओनर से, मतलब सीता और गीता से, दोनों ओनर से, और डिसाइड ऐसे हुआ कि मैं सीता को 1,00,000 रुपए पे करूंगा और मैं गीता को भी 1,00,000 रुपए पे करूंगा। तो सवाल ये उठा, क्या अब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा सीता का या गीता का? द आंसर इज नो, मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इसका रेंट है 2,60,000 और यहां मैं सीता को पे कर रहा हूं 1,30,000 और गीता को पे कर रहा हूं 1,30,000। क्या मुझे अब टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि को ओनरशिप में अगर इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट अगर डेफिनाइट है तो फिर मुझे तब तक टीडीएस नहीं काटना है जब तक ये इंडिविजुअल अमाउंट 2,40,000 के ऊपर नहीं चले जाता। अरे बात को समझे? वैसे तो टोटल रेंट इज एक्सीडिंग रुपीज 2,60,000, लेकिन देखो मैंने बोला सामने वाले के एंगल से देखना है। क्या सामने वाले को 2,40,000 रुपए से ऊपर मिला? द आंसर इज नो, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अरे समझे या नहीं? हाँ या ना बोलो ना। अरे समझे? यस सर, बिल्कुल समझ गए। तो वो इंडिविजुअल जो आप जिससे किराए पे ले रहे हो उसके एंगल से आपको समझना है, तो वहां पे वही लिखा है, देखो। अरे आया ध्यान में? यस सर। नो टीडीएस हैज टू बी डन इफ द पेई इज गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। अगर आपने कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के शॉप्स, जैसे देखो हमारे नागपुर में रेलवे स्टेशन के अपोजिट कोई शॉप से किराए पे देते हैं लोग, और कोई किसके? नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, लोकल अथॉरिटी के शॉप से, गवर्नमेंट के शॉप। अगर ये शॉप मैंने किराए पे लिया और भले क्यों ना उसका रेंट साल का 2,40,000 से ऊपर है, तो भी मुझे टीडीएस काटना नहीं है, क्योंकि उसका पेमेंट किसको जाने वाला है? गवर्नमेंट को ही जाने वाला। तो मैं टीडीएस काट के क्या फायदा? तो उन्होंने बोला अगर कोई गवर्नमेंट से आप कोई चीज, कोई जमीन, कोई शॉप रेंट पे लेते हो, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी रेंट पे लेते हो, तो फिर उसका टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट, टीडीएस शॉल नॉट बी डन ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द रेंट। मतलब क्या? देखो बड़ी मजेदार है ये भी आपको समझना चाहिए। देखो जैसे लेट्स से कि मैंने कोई बिल्डिंग आपसे रेंट पे ली, और आपने क्या किया? मुझे एक बिल बना के दिया, तो ये बिल है, और 3,00,000 रुपए का आपने मुझे रेंट का बिल बना के दिया। रेंट, आपका बिजनेस है किराए पे देना, तो रेंट का बिल दिया, और उसके ऊपर आपने जीएसटी लगाया एट द रेट ऑफ 18%, 54,000 का
जीएसटी लगा, बड़े मजेदार है ना। तो टोटल आपने मुझे 3,54,000 का बिल दिया। तो सवाल अब ये उठा कि मुझे जो 10% टीडीएस काटना है ना, ये बिल आपने मुझे दिया, मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट करते समय मुझे क्या काटना है, टीडीएस। तो सवाल ये उठा कि मुझे अब ये 3,54,000 पे टीडीएस काटना है या 3 लाख पे काटना है। द आंसर इज मुझे टीडीएस 3 लाख पे काटना पड़ेगा। कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 10%। मतलब अब मैं आपको पेमेंट कितना करूंगा, देखो पेमेंट कितना करूंगा गाइस, तो जीएसटी का तो पूरा 54,000 करना पड़ेगा। अरे वो तो गवर्नमेंट को जाने वाला है ना, उसमें कैसे मैं कट कर सकता। और 3 लाख का 10% मतलब 30,000, 3 लाख का 10% 30,000, तो 30,000 डिडक्ट करके मतलब 2,70,000 का मुझे आपको पेमेंट करना पड़े। तो टोटल पेमेंट कितना आएगा, 270 प्लस 54,000, मतलब मैं आपको टोटल 3,24,000 का पेमेंट करूं। अरे बात को समझे, अरे बात को समझे, क्योंकि ये 54,000 उस पे से कैसे टीडीएस कटेगा भाई, वो तो ऑलरेडी टैक्स है, टैक्स पे टैक्स काटोगे क्या? नहीं, सामने वाले की इनकम पे टैक्स काटना है आपको। तो सामने वाले की इनकम क्या है, 3 लाख। लॉजिकली समझ, मैं जो आपको आप देखो ये 354 में 354 का जो बिल है, इसमें आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम तो केवल 3 लाख है, क्योंकि ये 54,000 तो आप गवर्नमेंट को भरने वाले हो, मेरे बिहाफ में जीएसटी भरने वाले हो। तो आपकी इनकम तो कितनी है गाइस, आपकी इनकम केवल 3 लाख रुपए। तो वो 3 लाख पे मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। अरे समझे? ओके, वही वहां पे बोला। और अगेन वही टाइम ऑफ विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट और पेमेंट, फिर टेबल ए 26Q, फॉर्म नंबर 13, एवरीथिंग इज सिंपल। ओके, समझ में आया? 194I बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। ओके, एक पॉइंट और छोटा सा बता दूं, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिपॉजिट देते हो, पगड़ी जिसको बोलते हैं ना, कोई आप देखो जैसे बड़े बड़े शहर है ना, मेट्रोज में वगैरह, आप जब कोई जगह किराए पे लेने के लिए जाते हो, कोई लैंड या बिल्डिंग आप लेने के लिए जाओगे, तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, पगड़ी। ये आप लोगों के दिमाग में होगा शायद। तो देखो, क्या वो डिपॉजिट पे भी टीडीएस आएगा क्या गाइस, मुझे बताओ, डिपॉजिट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो। अरे डिपॉजिट थोड़ी ना रेंट है भाई, वो तो क्या है, मैंने सिक्योरिटी के तौर पे सामने वाले को दिया है। जैसे आपने मुझे कोई लैंड दी, मैंने डिपॉजिट दे दिया कि भाई मैं 5 साल तक आपके क्या रहूंगा, आपके प्रीमाइसिस में रहूंगा। अगर उससे पहले खाली कर दिया तो मेरा डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, इसलिए मैं डिपॉजिट देता हूं आपको, राइट? तो फिर क्या ये डिपॉजिट रेंट है? द आंसर इज नो। तो अगर ये रेंट नहीं तो उसके ऊपर टीडीएस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये रिफंडेबल डिपॉजिट है, जब मैं जाऊंगा तब आप मुझे वापस कर दोगे। तो ये रिफंडेबल डिपॉजिट पे कभी भी टीडीएस नहीं है। बट हाँ, अगर ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, तो फिर टीडीएस आएगा, है ना? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है, डिपॉजिट का आया होगा, है ना? तो ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके सर, हमारे दिमाग में जो आता हो आपको कैसे पता हो जाता? अरे वही तो खासियत है ना? एनीवेज, ये बहुत सारे मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चीजें आती है वो समझती है, और फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, चल ऑल द बेस्ट, आगे देखो। देन नेक्स्ट इज 194IA। अब ये क्या है IA? लेट्स सी नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। बहुत सिंपल एग्जांपल देके मैं समझाता हूं, ओके? ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे काम में आएगा, क्योंकि अभी आप CA CS CMA बनोगे, तो आप एक अपना घर परचेस करोगे या फिर आप ऑफिस परचेस करोगे आपके लिए। और अगर वो ऑफिस या घर जो आप परचेस कर रहे हो, जैसे मान के चलो ये एक पर्सन है मिस्टर सागर, अब ये सागर CA CS CMA बन गया। अब ये सागर ने क्या किया, कोई घर परचेस किया, है ना, या कोई ऑफिस परचेस किया, ऑफिस परचेस किया। और ये ऑफिस कितने का है? ऑफिस लेट से है 70 लाख रुपीस का, और ये 70 लाख रुपीस इसने पे किया, 70 लाख। तो ये जब ये 70 लाख रुपीस पे करेगा, तो जिसको भी ये ओनर था, ये ओनर का ये सागर को क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर ये जो ऑफिस या लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी रहेगी, उसकी जो कंसिडरेशन वैल्यू है, जो कंसिडरेशन वैल्यू है, ये अगर 50 लाख या उसके ऊपर चले जाए, इक्वल टू या मोर देन 50 लाख है, तो फिर ये सागर को टीडीएस काटना पड़ेगा। किसका? ये ओनर का। कितने परसेंट से? 1% से। तो यहां
जो 70 लाख पे किया, 70 लाख इसने जो ओनर को पे किया, उसका 1% मतलब 70,000 का टीडीएस काटना पड़ेगा सागर को। अरे समझे, इधर ध्यान, इधर ध्यान। अगर आप सागर, अगर कोई प्रॉपर्टी being immovable in nature परचेस करता है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड को अपन नहीं पकड़ रहे, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल लॉजिक है गाइस, कि जब मैं अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर रहा हूं तो सामने वाले की वो इनकम है, राइट? सामने वाले की इनकम रहती है, तो सामने वाले के हाथ में वैसे ही एग्रीकल्चर लैंड पे जो कैपिटल गेन आने वाला है वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो मैं उसका टीडीएस काट के क्या मतलब है? अरे बराबर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड आपको बेच रहा है तो उसका टीडीएस मत काटना, एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस मत काटना, राइट? बट अगर वो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेट्स से अगेन एग्जांपल, आशीष, आपका नाम क्या है? लेट्स से आपका नाम है रमा, है ना? ये कोई स्टूडेंट है हमारी, रमा। अब आशीष ने क्या किया? आशीष ने ये रमा से कोई लैंड परचेस की और वो लैंड की वैल्यू है एग्जैक्ट ₹50 लाख। तो सवाल ये उठा कि जब आशीष ये रमा को पेमेंट करेगा तो क्या टीडीएस काटना है? द आंसर इज यस, आशीष को एट द रेट ऑफ 1% टीडीएस काटना है। अरे बात को समझे, अरे बात को समझे। यस सर, समझ गए ना। दूसरा एग्जांपल लेते, अगर ये आशीष ये रमा से अगेन प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, अब दूसरे केस में ये जो प्रॉपर्टी परचेस किया रमा से, ये प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है, वैल्यू है लेट्स से 48 लाख रुपीस, और इसके ऊपर की स्टैंप ड्यूटी जो है, स्टैंप ड्यूटी लगती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो है 3 लाख रुपए। क्या अब टोटल वैल्यू 51 लाख रुपीस हो गई प्रॉपर्टी की? क्या अब आशीष को टीडीएस काटना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो। आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं देखना है, आपको केवल कंसिडरेशन जो अदर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसको देखना है। वो अगर 50 लाख या उससे ऊपर है, 50 लाख या उससे ऊपर है, और जो ट्रांसफर हो रहा है वो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड का है, तो ही टीडीएस काटना है। अरे बराबर। ऐसे केस में इसका टर्नओवर जो है 1 करोड़ या 50 लाख, उसको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे अगर आप बीइंग स्टूडेंट, ये सागर जो था, ये सागर स्टूडेंट है, इसका कोई टर्नओवर नहीं है, बट अगर इसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस की, अगर इसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस की है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 50 लाख या उससे ऊपर है, तो ये सागर को टीडीएस काटना है। बट गवर्नमेंट ने बोला देखो इसको है ना, तो ये टैन नंबर वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं, टैन नंबर वगैरह कोई लेने के लिए जरूरत नहीं। ये 26 क्यूबी करके फॉर्म है, 26 क्यूबी, ये फॉर्म बस उसको भरना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। देखो आपके पापा मम्मी सैलरीड एम्प्लॉय, उन्होंने कोई फ्लैट लिया, अब वो फ्लैट 50 लाख से ऊपर चले गया, तो उनको टैन नंबर लेना पड़ेगा, टैन नंबर लिया तो फिर उनको रिटर्न भरना पड़ेगा, सीए के पास में जाना पड़ेगा, दुनिया भर के खर्चे होंगे। तो उन्होंने बोला देखो ये सब मत करो, भले ही आपका टर्नओवर, हमने तो बोल दिया कि देखो यहां पे टर्नओवर का कोई मतलब, आप इंडिविजुअल है, आपका 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, 50, उससे कोई लेना देना नहीं, वो क्लॉज ही यहां पे नहीं। तो कोई भी पर्सन, भले ही क्यों ना आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आप 50 लाख से ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको टीडीएस तो काटना है, बट आपको टैन नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं। तो देखो वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया, वहां पे देखो पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स मतलब पेयर, देखो यहां पे एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी एंड रिस्पॉन्सिबल टू पे द कंसिडरेशन। जैसे आपके पापा मम्मी, दोज आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिनको पेमेंट करना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ अमाउंट। कैटेगरी ऑफ पे, एनी पर्सन, ट्रांसफर बिल्डर हो सकता है या कोई और भी पर्सन हो सकता है, तो उसका टीडीएस हमें काटना पड़ेगा। देखो एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी सम है जो मैं पे करूंगा, कंसिडरेशन फॉर transfer of immovable property shall include all the charges in the nature of club and membership fee, car parking, electricity, water facility, maintenance, advance fee or any other charges of the similar nature which are incidental to the transfer of immovable property। सर कुछ समझ में नहीं आया यहाँ, ओके? तो देखो क्या हो रहा था, ये बिल्डर लोग क्या गड़बड़ कर रहे थे, मैं आपको समझाता हूं। देखो अब लेट्स से कि मैं आशीष एक प्रॉपर्टी परचेस करने गया,
अब वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो प्राइस थी, एक्चुअल वैल्यू जो थी, वो उन्होंने दिखाई लेट्स से 45 लाख। ओके, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख के दिया, अब देखना बिल्डर लोग ऐसे करते, पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट 2 लाख रुपए, फिर वाटर मीटर चार्जेस, वाटर मीटर चार्जेस ये 1 लाख रुपए के, फिर आपको जिम फैसिलिटी जी या क्लब मेंबरशिप बोल सकते हो उसके 3 लाख रुपए। ऐसे ये टोटल अमाउंट आपसे कलेक्ट किया, 47, 48 और 3, 51 लाख का टोटल अमाउंट कलेक्ट, और फिर इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी है वो लग गई। ओके, सवाल ये उठता था गाइस, ये बिल्डर लोग ये बाइफर्गेशन की वजह से क्या हो रहा था कि इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू बोल रहे थे ये 45 लाख ही है, तो आप टीडीएस मत काटो। क्यों? क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी जा रही, सिर्फ 45 लाख रुपीस, जो कि 50 लाख से कम है। तो बिल्डर लोग बोलते थे कि हमारा टीडीएस मत, जब मैं पेमेंट उनको करता था तो बोलते थे आप आशीष मेरा टीडीएस मत काटो क्योंकि ये वैल्यू 50 लाख से कम है। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के ध्यान में आ गया, तो क्या हुआ था, लॉ मेकर्स ने फिर क्या किया, लॉ मेकर्स ने उसमें ये सब ऐड किया, ये फैसिलिटीज, और बोला कि ये सब फैसिलिटीज अगर इन कनेक्शन विद दिस फ्लैट है, अगर ये फैसिलिटीज इज इन कनेक्शन विद दैट फ्लैट, तो फिर आपको ये सब जो फैसिलिटी के पैसे है वो आपके एक्चुअल कंसिडरेशन में ऐड करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा वेदर इट एक्सीड्स ₹50 लाख, ऐसा वहां पे दिया। अरे समझ में आया? तो ये पूरा वैल्यू ऐड करके अगर 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर वो बिल्डर का हमको 1% से टीडीएस काटना पड़ेगा जब हम परचेस करेंगे। ध्यान रखना, आपके मम्मी पापा जब भी फ्लैट परचेस करें, आपके मम्मी पापा जब भी फ्लैट, या आपके अंकल आंटी आजू बाजू वाले जब भी फ्लैट परचेस करें और वो फ्लैट अगर 50 लाख से ऊपर गया, तो फिर उनको बोलना भाई आपने टीडीएस काटा, पापा को भाई मत बोलना, अरे बाजू वाले को, है ना, पापा आपने टीडीएस काटा, लेकिन देखना, ध्यान देना, स्टैंप मतलब जो आपकी सेल्डीड है वो सेल्डीड की वैल्यू 50 लाख से ऊपर चाहिए। सेल्डीड की वैल्यू हम बहुत बार देखते गाइस, फ्लैट तो परचेस करते 80 लाख का, बट सेल्डीड पे देखना 50 लाख ही लिखे रहते, क्योंकि बाकी 30 लाख कैश में देते बिल्डर लोगों को। वो कैश वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करना है, सेल्डीड वाली वैल्यू देखना। सेल्डीड की वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर गई तो फिर जो परचेसर है, परचेसर उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, वो बिल्डर का। ओके, क्योंकि उसकी इनकम, राइट। तो देखो कितने परसेंट से काटना है, 1% से। इफ कंसिडरेशन इज लेस देन 50 लाख नो टीडीएस, लेकिन एग्जैक्ट 50 लाख से या फिर इक्वल मोर देन 50 लाख से तो टीडीएस काट, ये ध्यान में। ओके, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है देखो, एट द टाइम और क्रेडिट ऑफ सच अ सम ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफरर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच अ सम इन कैश बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ चेक और ड्राफ्ट विच एवर इज अर्लियर। बहुत बार क्या होता है गाइस, देखो अब इतना बड़ा अमाउंट है, मुझे बताओ जैसे 70 लाख रुपीस का पेमेंट करना है आशीष को, बिल्डर को कितने लाख का पेमेंट करना है, 70 लाख का। तो मैं क्या करता हूं, मैं टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट करता हूं, है ना, मतलब पहले 10 लाख पेमेंट किया, फिर उसको मैंने क्या किया 40 लाख पेमेंट किया, फिर मैंने उसको 20 लाख का फाइनल पेमेंट। तो जब जब मैं उसको पेमेंट करूंगा 10 लाख उसके ऊपर टीडीएस काटूंगा, 40 लाख उसके ऊपर टीडीएस काटूंगा, 20 लाख, तो ये 1-1% हर वैल्यू पे मुझे जब जब पेमेंट करूंगा तब तब काटना पड़ेगा। यहां पे मुझे 10,000 का टीडीएस काटना पड़ेगा, यहां 40,000 का, और यहां 20,000। तो जब जब मैं पेमेंट करूंगा तब तब मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, सिंपल। ओके, देन देखो टाइम ऑफ डिपॉजिट, कंपल्सरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट विद इन 30 डेज। यहां वो 7 दिन वाला नहीं, क्योंकि यहां टैन नंबर आपके पास नहीं। तो जब आपने पेमेंट किया विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड, तो आपने जो महीने में, जैसा फरवरी मंथ में आपने पेमेंट किया, राइट, तो इस महीने का जो टीडीएस है आपका विद इन 30 डेज आपको भरना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मतलब जैसे फरवरी महीना है तो फरवरी महीने के नेक्स्ट मंथ के 30 डेज तक, मतलब 30 मार्च तक। देखो यहां पे 26 क्यूबी भरना है आपको, है ना, 26 क्यू नहीं है, क्यूबी है, क्यूबी, क्योंकि उनको टीडीएस में टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस 16B में जाएगा, यहां 16A नहीं है, 16B है, 16B, क्योंकि यहां आप टैन नंबर नहीं ले रहे। विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ स्टेटमेंट कम चालान कम स्टेटमेंट इन द अबाउ मेंशन फॉर्म 26 क्यूबी, और डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन नंबर। देखो मैंने बोला टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं, जैसा पैन नंबर होता है वैसे ही टैन होता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर रहता है, उसको लेने की जरूरत
ही मस्ट ऑब्टेन द पैन ऑफ द डिडक्टी, लेकिन हाँ सामने वाले का पैन, अरे उसी के पैन पे तो आपको डिडक्टी, हम डिडक्टर है, बिल्डर क्या रहेगा डिडक्टी, उसके पैन पे हमें जमा करना पड़ेगा, लेकिन हमारा टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं, हमें टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं, सामने वाले के पैन पे, PAN, सामने वाला बिल्डर के पैन पे हम भर देंगे। और अगर हमने पैन नंबर नहीं लिया तो फिर 20% से TDS काटना पड़ेगा, 20% हाइयर रेट। ओके, एक एग्जांपल है, चलो देखो फटाफट, आप बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, ये एग्जांपल फास्ट देख लो, आंसर भी दिया आप। ओके, ये IB सेक्शन को अपन बाद में देखते, थोड़ा बड़ा सेक्शन है, मैं एक IC बता देता हूं आपको। ओके, IC, चलो IC देखो, ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, है ना, डेवलपमेंट एग्रीमेंट। एक सेकेंड ना, ये भी बड़ा है, अपन इसको भी बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखते अपन। एक सेक्शन आपका छूट गया था, ये अभी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं बाद में देखते। एक सेक्शन आपका छूट गया था और वो था, जस्ट सेकेंड, 194 डिविडेंड वाला सेक्शन था, है ना। चलो, TDS ऑन डिविडेंड, है ना। तो देखो क्या हुआ कि अभी ये जो कंपनी है, ध्यान से सुनो, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे करती है गाइस, डिविडेंड पे करती। तो ये डिविडेंड जो है ये शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है, ये डिविडेंड क्या है, शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है, हमने देखा। तो अब ये जब कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी तब ये कंपनी को TDS डिडक्ट करना, और कितना परसेंट से डिडक्ट करना, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, प्रोवाइडेड ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड 5,000 रुपए से ऊपर चले गया, 5,000 से ऊपर, राइट। तो देखो TDS किसे, TDS ऑन डिविडेंड है, पेयर कौन है, डोमेस्टिक कंपनी, है ना, इट शुड बी अ डोमेस्टिक कंपनी, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, और 10% का रेट देखो, नो TDS इफ द पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल बाय मोड अदर देन कैश एंड पेमेंट इज अप टू 5,000। तो अगर TDS का पेमेंट, सॉरी, डिविडेंड का पेमेंट कंपनी ने, ध्यान दो, डिविडेंड का पेमेंट कंपनी ने इंडिविजुअल को किया है, इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन को किया है, या रेसिडेंट पर्सन में सभी आ गए, इंडिविजुअल की जरूरत नहीं, सभी रेसिडेंट में से, मान के चलो कंपनी का कोई और भी शेयर होल्डर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म ने शेयर परचेज की, तो पार्टनरशिप फर्म को डिविडेंड दिया, और वो अगर ये कंपनी ने जो डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड अगर 5,000 के ऊपर है, 5,000 के ऊपर है, तो ही आपको TDS, मतलब कंपनी को TDS काटने की जरूरत है। लेकिन मान के चलो ये कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड सिर्फ दिया 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए, लेकिन ये जो डिविडेंड दिया ये कैश में दिया, तो बताओ क्या आप TDS काटने की जरूरत है? द आंसर इज यस। ये 5,000 तक का जो एग्जेम्पशन वाला क्लॉज है कि आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है कंपनी को, ये कब है, अगर ये पेमेंट अदर देन कैश मोड से, मतलब चेक से है, डिमांड ड्राफ्ट से है, या फिर नेट बैंकिंग से, अगर ये 3 मोड से है तो ही 5,000 के अंदर के डिविडेंड को एग्जेम्पशन है। बट अगर आपने डिविडेंड 3,000 का दिया और वो कैश में दिया, तो फिर ये 3,000 के डिविडेंड पे भी TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। अरे बात को समझे। तो ये शेयर होल्डर का, मान के चलो हमने 10,000 का डिविडेंड दिया है, तो 10,000 के डिविडेंड भले क्यों ना वो आप कैश में दो, चेक से दो, बैंक से दो, कैसे भी दो, इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% क्या काटना है, TDS का। अरे समझ में आया, ये कौन करेगी, डोमेस्टिक कंपनी। ओके, और वो क्लॉज याद रखो, 1 करोड़ और 50 लाख के क्रॉस रिसिप्ट। ओके, 194A और 194C में भी अभी वही आ जाए। ओके, चल